पिछली कड़ी में हमने मुग़ल अमीर नासिरुल मुल्क की चर्चा की थी, जिसे बैराम खां ने मुल्ला से अमीर बनाया था, किंतु वह अकबर के मुंह लगकर बैराम खां से मुंहजोरी करने लगा। जब पानी सिर के ऊपर से निकलने लगा तो बैराम खां ने उसे शाही सेवा से निकालकर हज जाने के लिए भेज दिया, किंतु बैराम खां के दुश्मनों ने नासिरुल मुल्क को वापस बुला लिया। इस कारण अकबर तथा बैराम खां के संबंधों में नए सिरे से तनाव उत्पन्न हो गया। दिल्ली में घट रही घटनाओं से अकबर का मन दिल्ली से उचाट हो गया और 9 अक्टूबर 1558 को वह अपने अमीरों, बेगों एवं परिवार के सदस्यों को नावों में बिठाकर यमुना जी के रास्ते आगरा के लिए रवाना हो गया। अकबर ने अनुभव किया कि दिल्ली की बजाय आगरा का वातावरण अधिक अच्छा है, इसलिए उसने आगरा को ही अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया। आगरा का लाल किला उन दिनों बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। अकबर ने उसी बादलगढ़ में अपना डेरा जमाया। दर्शकों को स्मरण होगा कि जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई थी, उस समय चुनार के शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री एवं प्रधान सेनापति हेमू ग्वालियर के दुर्ग में रहा करता था और उसने हुमायूं के मरते ही आगरा तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। अब हेमू मर चुका था, अतः अकबर ने ग्वालियर पर अधिकार करने का निश्चय किया। इन दिनों अफगान अमीर बहबल खां का ग्वालियर के दुर्ग पर अधिकार था, जो स्वयं को आदिल खां का ताबेदार मानता था। खानखाना बैराम खां ने हाजी मोहम्मद खां सीस्तानी को एक बड़ी सेना देकर ग्वालियर भेजा। हाजी मोहम्मद खां सीस्तानी ने बहबल खां से बात करके उससे ग्वालियर दुर्ग की चाबियां ले लीं। अकबर ने बहबल खां को अपनी सेवा में रखकर ग्वालियर से दूर एक जागीर प्रदान कर दी। उन दिनों आगरा के पास हथकांत नामक एक नगर हुआ करता था, जो भदौरिया राजपूतों की राजधानी हुआ करता था। बैराम खां ने आगरा के इतनी निकट हिंदू राज्य की उपस्थिति को श्रेयस्कर नहीं माना तथा बहुत से अमीरों को एक साथ भदौरिया राजपूतों पर आक्रमण करने भेजा। इन मुगल अमीरों ने भदौरियों को परास्त करके हथकांत खाली करने पर विवश कर दिया तथा हथकांत को मुगल राज्य में मिला लिया। उन्हीं दिनों सूचना आई कि ईरान के शाह ने एक बड़ी सेना भेजकर कांधार का दुर्ग घेर लिया है। ईरान के शाह का दावा है कि मरहूम बादशाह हुमायूं ने ईरान के शाह को वचन दिया था कि जब हुमायूं कांधार पर विजय प्राप्त कर लेगा तो हुमायूं कांधार का किला ईरान के शाह को सौंप देगा। इसी शर्त पर ईरान के शाह तैमास्प ने हुमायूं के साथ ईरान की सेना भिजवाई थी, ताकि हुमायूं अफगानिस्तान पर अधिकार कर सके। न तो हुमायूं ने अपना वचन निभाया और न हुमायूं का पुत्र शहंशाह अकबर ही अपने पिता द्वारा दिए गए वचन का सम्मान कर रहा है। अतः ईरान के शाह ने अपनी सेना को आदेश दिए हैं कि वह कांधार दुर्ग को बलपूर्वक अपने अधिकार में कर ले। इस समय कांधार बैराम खां की जागीर में था तथा बैराम खां की तरफ से शाह कुली खां नामक एक अमीर किले की रक्षा कर रहा था। बैराम खां कतई नहीं चाहता था कि कांधार ईरान के शाह को सौंपा जाए, किंतु न तो काबुल का गवर्नर मुनीम खां और न आगरा में रह रहा बैराम खां, दोनों में से कोई भी इस स्थिति में नहीं था कि वह काबुल को ईरान की सेना से बचा सके। फिर भी कांधार के दुर्ग में नियुक्त मुगल अधिकारियों ने कई महीनों तक ईरान की सेना का सामना किया। जब ईरान के शाह ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और कांधार में नियुक्त मुगल सेना किले को बचाने में असक्षम हो गई, तो अकबर ने आदेश भिजवाए कि हम
अपने पिता द्वारा दिए गए वचन का सम्मान करते हैं तथा अपने अमीरों को आदेश देते हैं कि कांधार का किला पूरे सम्मान के साथ ईरान के अमीरों को सौंप दिया जाए। शाही आदेश आने के बाद मुगल अधिकारियों ने कांधार का किला खाली कर दिया तथा वे आगरा आकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए। ईरान की सेना ने कांधार का किला अपने अधिकार में ले लिया। शाह कुली खां महर्रम के पास कबूल खां नामक एक लड़का था जो नृत्य करना जानता था। शाह कुली खां उससे प्रेम करता था। शहंशाह को अपने सेवक का ऐसा आचरण पसंद नहीं था, क्योंकि ऐसा स्नेह शुद्ध हो तो भी इसमें अनौचित्य मिला रहता है, जो बुद्धिमान लोगों के अनुसार निषिद्ध है। शाह कुली खां ने अपनी आदत नहीं छोड़ी, इसलिए बादशाह द्वारा आदेश दिया गया कि उस लड़के को छीनकर अंगरक्षकों के सुपुर्द कर दिया जाए। शाह कुली खां को इस आदेश से बड़ी वेदना हुई और उसने शाही नौकरी छोड़कर दरवेश बनने का निश्चय किया। एक दिन शाह कुली खां ने अपने अमीरों वाले कपड़े उतार दिए तथा दरवेशों वाला लंबा चोगा धारण कर लिया। उसने शाही दरबार में आना जाना बंद कर दिया और अपने घर में एकांत में रहने लगा। जब बैराम खां को यह ज्ञात हुआ तो बैराम खां ने शाह कुली खां के चित्त की शांति के लिए बड़े प्रयास किए, क्योंकि शाह कुली खां बैराम खां का पुराना और विश्वस्त सेवक था। बैराम खां ने शाह कुली खां का मनोबल बढ़ाने के लिए एक कविता लिखी तथा स्वयं उसके डेरे पर जाकर उसे यह कविता सुनाई। उच्च जीवन दर्शन से युक्त इस कविता को सुनकर शाह कुली खां को जीवन की निस्सारता के प्रति चेतना उत्पन्न हुई तथा एक लड़के से प्रेम करने के लिए लज्जा का अनुभव किया। बैराम खां के प्रयासों से शाह कुली खां के मन से लज्जा और ग्लानि के भाव भी जाते रहे और अंततः एक दिन उसने दरवेशों वाले कपड़े उतार कर फिर से मुगल अमीरों वाले कपड़े पहन लिए तथा शहंशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उन्हीं दिनों अकबर का मन फिर से राजकाज से उचाट हो गया और वह आगरा के निकट मंदाकुर के जंगलों में शिकार खेलने जाने लगा। अबुल फजल ने इस घटना का उल्लेख करते हुए लिखा है कि शहंशाह अकबर राजकाज से उदासीनता इसलिए दिखा रहा था ताकि वह अपने लोगों की परीक्षा ले सके कि उसके अधिकारी उसकी अनुपस्थिति में निष्ठा से काम करते हैं या नहीं। वस्तुतः अबुल फजल ने यहाँ भी चाटुकारिता का अवसर अपने हाथ से नहीं जाने दिया है। अबुल फजल ने राजकाज से अकबर की उदासीनता वाले प्रकरण में यहाँ तक लिख दिया है कि मैं तो उस समय अकबर के दरबार में आया ही नहीं था, किंतु मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि शहंशाह के किसी भी दरबारी ने शहंशाह की महानताओं की इन कथाओं को लिपिबद्ध क्यों नहीं किया। अगली कड़ी में देखिए, बैराम खां के भय से अकबर आगरा से भाग निकला। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।